गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम पहले 15 मॉक टेस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 16 देखेंगे, जो एसएससी एमटीएस के स्पेशल एमटीएस का एग्ज़ाम निकट है और ये आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ायदा देगा। आप लोग का पढ़े होंगे तो उसका रिवाइज हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन मिलेंगे विथ करेंट अफेयर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का शानदार सेशन। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, कह रेजिडेक्स सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ा है। रेजिडेक्स सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ा है। आपको ऑप्शन ए दिया है शेयर की कीमत, बी म्यूचुअल फंड की कीमतें, सी मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक या फिर मकान की कीमत। तो आपको बता दें कि रेजिडेक्स सूचकांक जो है आपको मकान की कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है। किसके? मकान की कीमतों के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल नए प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार पर निर्भर करती है डैश। कह रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार डैश पर निर्भर करती है। कराधान और सार्वजनिक उधार, कराधान, सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था, केवल कराधान या फिर सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था पर सरकार जो है वित्त पोषण के लिए निर्भर करती है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार जो है आपको सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था पर निर्भर करती है। देश में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? प्रश्न आपसे पूछ देता है पहली बार कब हुई थी पंचवर्षीय योजना। तो आप लोग बता दो कि 1 अप्रैल 1951। कब? 1 अप्रैल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे लगे हाथ इसे भी याद कर रखिएगा। 1 अप्रैल 1951 से जो है पंचवर्षीय योजनाओं की भारत में आप लोगों को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बौद्ध धर्म से एक प्रश्न तो रहते हैं एग्जाम में। कह रहा है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, नेपाली भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में। तो आपको बता दें कि बौद्ध साहित्य जो है आप लोगों को पाली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, और आपको बता दें कि बौद्ध से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब पीटक, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है आप लोगों को? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि बौद्ध साहित्य के नाम बताएं, कम से कम 5 बौद्ध साहित्य के नाम बताएं, तो आप लोग क्या बताएंगे? 5 बौद्ध साहित्य के नाम थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। एक हो जाएगा त्रिपिटक, एक ललित विस्तार, महावंश, दीपवंश, मिलिंदपन आदि, अभिधम्म पिटक, ये सभी बौद्ध के साहित्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ? निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह या फिर आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ? सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह या फिर बघेर विद्रोह। तो बता दूं, आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। बघेर विद्रोह जो है ये आप लोगों को बड़ौदा गुजरात में हुआ है। बड़ौदा गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को बता दो कि सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1763 ईस्वी में केना सरकार के नेतृत्व में बंगाल में हुआ। चुआर विद्रोह 1764 ईस्वी में, ये भी बंगाल में हुआ। पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी में, ये भी बंगाल में हुआ। ठीक है, ये तीनों विद्रोह जो है आप लोग डेट याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो 1763 में। ठीक है, आप लोगों को चुआर विद्रोह तो 1768 में और पागलपंथी विद्रोह 1813 में। याद रखेंगे ये 1700, एक सेकंड में थोड़ा सा आप सब लिख दूँ। सन्यासी विद्रोह 1763 याद रखेंगे। चुआर विद्रोह 1768। ठीक है, आप लोग पागलपंथी विद्रोह 1813 और आपका बघेर विद्रोह तो 1818 ईस्वी में और 1818 ईस्वी में हुआ ये आप लोगों को। और कहाँ हुआ? तो ये हुआ आप लोगों को बता दूं कि गुजरात में, यानी गुजरात के बड़ौदा में हुआ। बाकी ये तीनों के तीनों बंगाल में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। कह रहा, निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? 4 नगर के नाम दिए गए हैं, ये कौन सबसे अधिक भूमध्य रेखा के निकट है? तो आपको बता दूं कि
दिए गए विकल्पों में से जो है सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। कौन? सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी एवं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा क्या है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित जो है काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। आपसे पूछ दे कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है 14 देशों के स्थल से होकर जाती है। कितने देशों के? 14 देशों के स्थल से होकर गुजरती है। कौन सी? भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सिंगापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में वह राज्य कौन है, निम्नलिखित में वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ऑप्शन ए नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है, म्यांमार, असम या फिर त्रिपुरा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि दिए गए विकल्प में से जो है नागालैंड वो राज्य जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ठीक है, मिजोरम की सीमा से लगे राज्य उत्तर में असम, उत्तर पूर्व में मणिपुर, पूर्व तथा दक्षिण में म्यांमार तथा पश्चिम में त्रिपुरा एवं बांग्लादेश है। ठीक है, म्यांमार, त्रिपुरा, असम ये सभी मिजोरम से मतलब कि मिजोरम की सीमा से लगे राज्य हैं, लेकिन ये नागालैंड जो है इसकी सीमा जो है आप लोगों को मिजोरम से नहीं लगी है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? रुक्मणी देवी और उंडेल, टी बाला सरस्वती, झावेरी बहने या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति। तो आप लोग को बता दो कि ऑप्शन डी झावेरी बहने जो है ये आप लोगों को मणिपुर नृत्यांगना से संबंधित है। ये आप लोगों को भरतनाट्यम नृत्यांगना नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? किस काल में अछूत की जो है आप लोगों को अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो आपको बता दो कि उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। कह रहे हैं भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्लुदुज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिशक को या फिर नासरुद्दीन कुबाजा को? तो आपको बता दो कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है कह रहा श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग डैश का अनुसरण करते हैं? हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का? तो आपको बता दूं कि श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। किसका? बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। आबादी के लगभग 70.2% जो है बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। ठीक है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से सिंघली लोग द्वारा अनुसरण किया जाता है। किस द्वारा? सिंघली लोग द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है? जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 8 यूनिट है आप लोगों को, 9 यूनिट है, 16 यूनिट या फिर 18 यूनिट? तो आपको बता दें कि 18 यूनिट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान क्या है? पीएच मान जिसका निर्धारण सोरेनसन ने किया था, एक स्केल होता है, बीच में 7 मतलब ये उदासीन होता है। किसी तत्व का पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन माना जाता है, इधर 7 से कम तो अम्ल माना जाता है। ठीक है, 7 से अधिक तो क्षार माना जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि मानव रक्त का पीएच मान क्या है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 क्या 7.4 होता है। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये कैसा होगा? अगर प्रकृति पूछे कि रक्त की कैसी प्रकृति होती है तो क्षारीय होती है। मानव रक्त की प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, 13वां प्रश्न की ओर कह रहा है भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? कानून अधिकारी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के महान्यायवादी को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या फिर राज्य के एडवोकेट जनरल को? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी को सबसे बड़ा कानून का अधिकारी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
और महान्यवादी ही भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय डैश निकाय संसद कहलाती है। केंद्रीय डैश निकाय संसद कहलाती है। न्यायिका केंद्रीय न्यायिक निकाय संसद कहलाती है, केंद्रीय कार्यकारी या फिर केंद्रीय विधायिका या फिर न्यायिक तथा विधायिकी दोनों। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय विधायिकी जो होती है, केंद्रीय विधायिकी ये निकाय संसद कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय विधायिकी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संसाधनात्मक शासन प्रणाली स्वीकार की गई है, अतः संसद को विधायिका या व्यवस्थापिका नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण भी करते हैं। ये कह रहा है कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण भी करते हैं। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर फफूंदी हो जाएगा, यीस्ट हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा या फिर सांप हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि सांप हो जाएगा। 16वें प्रश्न की ओर कह रहा है शिशु में प्रत्येक लक्षण डैश डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। शिशु के लक्षण जो है केवल पिता के डीएनए से प्रभावित होते हैं या फिर केवल माता के या फिर माता पिता दोनों या फिर ना तो माता ना ही पिता। तो आपको बता दें कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिशु के प्रत्येक लक्षण जो है माता तथा पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17वें प्रश्न की ओर कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालिस भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। किस सुल्तान के काल में खालिस भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिस भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की ओर कह रहा सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। सल्तनत काल के सिक्के थे टंका, ससगानी एवं जीतल, ये फिर सभी किन धातुओं से बने थे। चांदी या तांबा से बने थे, सोना चांदी तांबा से बने थे, फिर चांदी जस्ता तांबा से या फिर सोना जस्ता तांबा से। तो आपको बता दें कि ये सभी सिक्के चांदी तथा तांबा के बने थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 मासा की रचना किसने की। 12 मासा की रचना किसने की। अमीर खुसरो ने की, इमामी ने की, मालिक मोहम्मद जायसी ने की, फिर रस खान ने की। तो आपको बता दें कि 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ने की। 20वें प्रश्न की ओर कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो आपको बता दूं कि इसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता विजयनगर साम्राज्य की जो थी वो बंदरगाहों से आमदनी थी, पोर्ट से आमदनी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हाल ही में देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। करेंट अफेयर है, तो आपको बता दें कि हाल ही में देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन जो है दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ, दिल्ली में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। एसबीआई बैंक के, इंडियन बैंक के, पीएनबी बैंक के या फिर एचडीएफसी बैंक के। तो शांतिलाल जैन आपको बता दूं कि इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं हाल ही में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न कह रहा है नासा की एमएसआई फेलोशिप का पैनलिस्ट किस भारतीय को चुना गया। नासा की एमएसआई फेलोशिप का पैनलिस्ट किस भारतीय को चुना गया। दीक्षा शिंदे को, ज्योति जैन को, नम्रता वार्ष्णेय को या फिर अनुपमा कुमारी को। तो आपको बता दें कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दीक्षा शिंदे को जो है नासा की एमएसआई फेलोशिप का पैनलिस्ट चुना गया है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है 10 से 25 अगस्त, 15 से 25 अगस्त, 19 से 25 अगस्त या फिर 20 से 28 अगस्त तक। तो आपको बता दें कि संस्कृत सप्ताह जो है 19 से 25 अगस्त तक मनाया गया है हाल ही में। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का आरोग्य धारा 2.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। रक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने या फिर पंचायती मंत्रालय ने। तो आपको बता दो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री आपके कौन है भारत के। वीडियो में अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।